ओके, हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था? ब्लड के बारे में डिस्कशन किया था ना, कि ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हमने डाइजेशन या न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी पढ़ा है और एनिमल्स में भी पढ़ा है, लेकिन हमने अभी तक ट्रांसपायरेशन यानी कि ट्रांसलोकेशन कह सकते हैं आप जिसको, वो सिर्फ हमने किस में पढ़ा हुआ अभी तक? ह्यूमंस में पढ़ा है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं चीज़ें, किसके थ्रू होती हैं? ब्लड के थ्रू होते हैं। ठीक है, उसके सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वेसल्स आता है, हार्ट आता है, वो सब कुछ हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन में परसों ह्यूमन के पढ़ लिया था। तो आज हमारा बचा है प्लांट्स में सर्कुलेशन कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, और उसके साथ साथ आज हम कोशिश करेंगे कि रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दें और रेस्पिरेशन को कंप्लीट भी कर लें। ठीक है, चलिए तो फिर आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से। ठीक है, अभी देखो, जैसे हमारे बॉडी में फूड और वाटर दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी बॉडी में क्या है, दोनों को सप्लाई करने के लिए एक ही सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। चाहे फूड हो उसका ट्रांसपोर्ट भी ब्लड से होगा, और चाहे वाटर हो उसका ट्रांसपोर्ट भी किससे होगा? ब्लड से होगा। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है, उनमें क्या है, अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, अलग अलग पोर्शंस बने हुए हैं, जिनमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से वाटर और फूड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है या ट्रांसलोकेशन होता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि किसमें वाटर के लिए किससे होता है। वाटर के लिए किससे होता है? जाइलम से होता है। ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट में किससे होता है? जाइलम से। और फूड का ट्रांसपोर्ट किससे होता है? फ्लोएम से। कुछ की पॉइंट्स हैं, मैं सिर्फ उतने बताती हूँ। जाइलम किन किन सेल से बना होता है, फ्लोएम किन किन सेल से बना होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। अभी बस इतना जान लो कि जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम में फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। और जाइलम में क्या होता है, देखो हो क्या रहा है, ये प्लांट की क्या है, ये पूरा प्लांट है और ये क्या है, उसकी रूट्स है। ठीक है, ये रूट्स है। अब क्या होता है, रूट में छोटे छोटे रूट हेयर होते हैं। ऐसे रूट हेयर कहाँ होते हैं? सबसे बाहर की लेयर। मैंने क्या बोला था, सबसे बाहर की लेयर को हमेशा हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे। जहाँ भी सबसे बाहर की लेयर होगी वो एपिडर्मिस होगी, सबसे अंदर की लेयर होगी वो एंडोडर्मिस होगी। तो प्लांट्स में जो सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है ना, उसमें की कुछ सेल्स इलोंगेट होकर के रूट हेयर बना देती है। अब देखो यहाँ क्या है, वाटर मटीरियल है, वाटर के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, साथ ही साथ क्या है, मिनरल्स वगैरह। मिनरल में कौन कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब कुछ। ठीक है, ये सब कुछ। और क्या है, यहाँ बाहर सॉइल में प्रेजेंट है। और यहाँ प्लांट में क्या है? लीफ है। ठीक है, प्लांट में क्या प्रेजेंट है? लीफ प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जो रूट होती है ना, रूट में मान लो ये एक रूट ऐसे बना लेते हैं। चलो, रूट में सबसे अंदर होता है वस्कुलर सिस्टम। ऐसे सबसे अंदर होता है वस्कुलर सिस्टम। क्या होता है सबसे अंदर? वस्कुलर सिस्टम। और वस्कुलर सिस्टम के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, अब देखो जाइलम में मैंने क्या बोला, किसका ट्रांसपोर्ट होगा? वाटर का होगा। फ्लोएम में किसका होगा? फूड का होगा। अब जाइलम में वाटर का होगा, तो वाटर हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है? क्या पत्तियां एटमॉस्फेयर से वाटर ले रही हैं? नहीं ना, एटमॉस्फेयर से नहीं ले रही। वो क्या कर रही हैं? वाटर को सॉइल से क्या कर रही हैं? एब्जॉर्ब करके ले लेती हैं अपने तरीके से। तो जब पत्तियां क्या करेंगी, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके ले रही होंगी, उस टाइम पे क्या चाहिए अब हमको? रूट से लेकर के, कौन एब्जॉर्ब करे? रूट एब्जॉर्ब करे। तो रूट से लेकर के हमें प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाना है। अच्छा, और होता क्या है, सबसे बाहर की लेयर क्या बोली थी मैंने? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में ऐसे करके सेल के एलोंगेशन होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं ये। रूट हेयर कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। कौन? रूट में क्या है? रूट में है रूट हेयर, और ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एकल कोशिकीय, एक कोशिकीय। ठीक है, बहुकोशिकीय नहीं है, एक कोशिकीय है।
अच्छा, तो जो ये रूट हेयर होती हैं इनमें क्या होता है, देखो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये वाटर के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है। परमिएबल होती है इसका मतलब क्या समझे कि वाटर इसके आर पार जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ वाटर है, अब ये प्रोसेस होती है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। अच्छा, और डिफ्यूजन क्या होता है, ये तुम्हारे केमिस्ट्री का बहुत ही सुंदर टॉपिक है जिसका बायोलॉजी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। सिंपल ये समझ लो, डिफ्यूजन क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी मॉलिक्यूल का आना, किसी भी। जैसे मैं बोलूँ अगर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है, अभी हम रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन एटमॉस्फेयर से कहाँ होता है, हमारे अंदर लंग्स तक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, लंग्स में कम है, तो वहाँ से अंदर आ जा रही है गैस के लिए। वाटर के लिए क्या समझो तुम, वाटर कहाँ, सॉइल में वाटर बहुत ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली सॉइल में वाटर प्रेजेंट रहता है, और रूट में वाटर नहीं है उतना। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भी समझेंगे उसको आगे में पता चलेगा कि वाटर क्यों नहीं है, क्योंकि वाटर तो रूट हर टाइम अब्जॉर्ब कर रही है ना। अगर रूट हर टाइम वाटर एब्जॉर्ब करे तो फिर ऐसा क्यों है कि रूट के पास वाटर की डेफिशिएंसी है, फिर भी वो बाहर से लिए जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है, जो क्यों डेफिशिएंसी है वो तो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि रूट में डेफिशिएंसी है, वाटर रूट के सेल के पास नहीं है। तो क्या देखो, ये रूट की सेल है, रूट हेयर है, ठीक है। ये क्या है, रूट हेयर है, यहाँ क्या है, वाटर है। अब यहाँ बाहर एटमॉस्फेयर में वाटर क्या है, हाई कंसंट्रेशन में है, और अंदर वाटर क्या है, लो कंसंट्रेशन में। तो क्या होगा, वाटर डिफ्यूज होगा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो कहाँ आ जाएगा, सॉइल से आ जाएगा रूट हेयर के अंदर। फिर रूट हेयर से, अब रूट हेयर के बाद अंदर को होती है, ये हमारी एपिडर्मिस वाली सेल थी, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है ये, इस सेल का इलॉन्गेशन है वो, ठीक। इसके अंदर कॉर्टेक्स वगैरह होगा, पेरीसाइकिल होगी, बहुत कुछ होंगे, ठीक है। और सबसे सेंटर में क्या होगा, इधर ये है वस्कुलर बंडल। अब वस्कुलर बंडल के भी अंदर क्या होता है, जाइलम और फ्लेम होता है। मान लो ये वाला क्या था, जाइलम था, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, क्या हुआ, वाटर यहाँ से पहुँच गया कहाँ, अंदर जाइलम। कैसे, यहाँ पर वाटर हाई था, जब इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो वाटर अंदर क्या हो गया, हाई हो गया। लेकिन इस सेल के पास कम है तो ये यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो जाएगा। फिर इसके पास कम है, यहाँ डिफ्यूज हो गया। फिर इसके पास कम है, यहाँ डिफ्यूज होगा। डिफ्यूजन करते करते कहाँ तक पहुँच गया, जाइलम तक पहुँच गया। सिंपल समझ लो, जहाँ कम है वहाँ जाएगा, कहाँ से, जहाँ ज़्यादा है। ये चीज़ तो होती है ना, जैसे तुम्हारे पास पैसे कम है तो तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारे पास आते हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं, हमको पैसे देते हैं क्योंकि हमारे पास कम है। अब जब हम कमाने लग जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, जॉब लग जाएगी सबकी, तो बच्चों के पास ज़्यादा होंगे तो फिर पेरेंट्स के पास चले जाएंगे वो पैसे, ठीक है। तो होता क्या है, अब बाहर से डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू कहाँ तक पहुँच गया, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस वगैरह से होते होते कहाँ पहुँच गया, जाइलम तक पहुँच गया। अच्छा, अब जाइलम में क्या होते हैं, जाइलम में ऐसे, चलो मान लो ये जाइलम ही था, ठीक है, रूट ना स्टेम ना मान करके इसको जाइलम मान लो, इसके बाहर है पूरी स्टेम, ठीक है, यहाँ बाकी सारी सेल्स है, ये क्या है, स्टेम है। तो क्या होगा, देखो अंदर आया, यहाँ पर तक की जो सेल थी उन सब में क्या हुआ, पहले रूट हेयर से अंदर पहुँचा, फिर क्या होगा, देखो जैसे रूट हेयर था इससे पहुँचा रूट के अंदर। अब रूट के अंदर भी ऐसे करके ढेर सारी सेल्स है ना, सेल्स हैं ऊपर तक, यहाँ तक का सेल है सारी, ठीक है, ये सब सेल्स है। अब क्या होता है, देखो जो हमारी लीफ होती है ना, मान लो ये लीफ है, इसके अंदर कटा देते हैं, ये क्या है, लीफ है हमारी। लीफ भी बहुत सारे अलग अलग सेल से मिल करके बनी रहती है। और हमने एक चीज पढ़ी थी कि लीफ के पास क्या होता है, स्टोमेटा होता है, जो कार्बन डाई और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है, किसके साथ में, एटमॉस्फेयर के साथ में। ये हमने कहाँ पढ़ा था, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़े थे, ठीक है। तो स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट है, किसमें, गार्ड सेल के रूप में प्रेजेंट है। स्टोमेटा के साथ साथ क्या है, गार्ड सेल प्रेजेंट है। गार्ड सेल क्या करेगी, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो जैसे ही स्टोमेटा ओपन हुआ, स्टोमेटा ओपन कैसे था, ऐसे था ना, स्ट्रक्चर्स को याद रखना कैसे कैसे है। स्टोमेटा जब ओपन हुआ तो यहाँ से क्या गई, ऑक्सीजन गई बाहर एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई प्लांट के पास में। साथ ही साथ क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं जाएगी, इस प्लांट की जो सेल है जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है उसमें वाटर भी तो प्रेजेंट है ना। तो जैसे ही ये खुला, ऑक्सीजन तो गई, साथ में क्या हुआ, वाटर वेपर बना, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में क्या है, हीट है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि पत्ती से पानी गिर रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्या हुआ, अंदर का जो वाटर था वो क्या बन गया, वेपर बन गया, और वेपर बन के यहीं से गैसियस फॉर्म में क्या निकल के एटमॉस्फेयर की तरफ को चले गए। ठीक है, अब देखो इस सेल में क्या था, इस सेल में क्या हो गया, वाटर इवेपोरेट होकर के चले गया। अब जो ये इवेपोरेशन होता है ना, किसके थ्रू, प्लांट की लीफ के थ्रू, स्टोमेटा के जरिए, प्लांट की लीफ में स्टोमेटा के जरिए वाटर मॉलिक्यूल्स का जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण होता है, उसे हम स्पेशली बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन। अच्छा, आपको बोलेगा तो ट्रांसपायरेशन क्या है, तो क्या बोलोगे, लीव्स के थ्रू वाटर का इवेपोरेशन होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ठीक है, थ्रू लीव्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक हो गया, ट्रांसपायरेशन क्या हमको समझ में आ गया। अब क्या हुआ, देखो ये वाली जो सेल थी जिसके पास स्टोमेटा था, उसके तो क्या चले गई वापस, मान लो इस सेल के पास था स्टोमेटा, इसके पास था और इसके पास था, बाकियों के पास नहीं था। हर सेल के पास स्टोमेटा नहीं होगा, ठीक है, हर पोर्शन में स्टोमेटा नहीं होगा। स्टोमेटा क्या होगा, कुछ कुछ सेल्स के आसपास होगा, जैसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्टोमेटा होगा। ठीक है, तो जैसे ये खुले तो इन्हीं का जो गार्ड सेल होते हैं ना, इनका वाटर वेपर बन करके उड़ जाता है जैसे ही ये खुलेंगे। तो अब क्या हुआ, देखो गार्ड सेल से वाटर वेपर बन के उड़ गया, तो इस सेल में क्या हो गया, वाटर की डेफिशिएंसी हो गई, वाटर कम हो गया। लेकिन वाटर तो सेल को चाहिए बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए, तो क्या होगा, देखो इसने क्या किया, अपने बगल वाले सेल से डिफ्यूजन करके ले लिया, उसने क्या किया, अपने बगल वाले सेल से ले लिया, उसने अपने बगल वाले सेल से ले लिया, क्योंकि सबको क्या चाहिए, अपने पास वाटर चाहिए। तो इनके पास एक टेंडेंसी होती है कि अगर मेरे पास नहीं है तो मैं दूसरे से ले लूंगा। जैसे यही बोला मैंने, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के पास जाने की टेंडेंसी हर मॉलिक्यूल की होती है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो इस सेल से वाटर डिफ्यूज हुआ और दूसरी सेल में चले गए। अब ये सेल्स इतनी दूर दूर नहीं होंगी एक्चुअल में, सब एक दूसरे के नजदीक होती हैं, ऐसे होती हैं, एक सेल ये एक सेल ये, सब नजदीक है। ठीक है, इस सेल में क्या हुआ, इस सेल ने अपनी नीचे वाली सेल से ले लिया, इस सेल ने अपनी नीचे वाली सेल से ले लिया, यहाँ से यहाँ चले गया, यहाँ से यहाँ चले गया, यहाँ से यहाँ चले गया, चले गया, और लास्ट में क्या हुआ, ये रूट हेयर से ऊपर 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 आते आते डिफ्यूजन के थ्रू लीफ में पहुंचा और लीफ ने दोबारा खाली कर दिया। ठीक है, जैसे लीफ ने दोबारा खाली किया, फिर सब कुछ एक कदम ऊपर चल जाएगा और रूट हेयर फिर से खाली हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, ट्रांसपायरेशन की तरफ वजह से एक फोर्स लग रहा है नीचे से। क्या हो रहा है, देखो पानी को शक करके निकाल रहा है ना, ऊपर कहाँ है, नीचे, रूट में, नीचे है रूट में, तो नीचे से शक कर रहा है, ऊपर को सोख रहा है, वही तो कह सकते हैं ना। भले ही पानी अपनी मर्जी से ऊपर को जा रहा है क्योंकि उसको अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को जाना है, लेकिन एक्चुअल में दिख क्या रहा है कि ऊपर वाली सेल्स नीचे की वाली सेल्स छीन ले रही है, क्या कर ले रही है, शक कर ले रही है। तो जो प्रेशर लगता है इसको बोलते हैं हम सक्शन प्रेशर। ठीक है, और इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, रूट से चल जाएगा पानी ऊपर को। और एक बात ध्यान देना, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है किसके अंदर, जाइलम के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब रूट से जाएगा, यहाँ इधर ब्रांच होगी तो यहाँ जाएगा और वहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ ज़्यादा हो गया तो वापस ले लो, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हर रूट की टिप को, हर स्टेम की टिप को बताए कि मुझे कितना पानी चाहिए, तो वो उतना ही पानी अगली सेल से लेती है, ऐसे करके लेती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जर्गिन में भर करके लास्ट सेल तक पहुंचा, उससे पूछो तुम कितना लोगे, बाकी हम वापस कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जितनी जरूरत होती है ये उतना उतना वाटर खुद से लेते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, यहाँ से जाएगा यहाँ जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा टिप में चल जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा, इसलिए इनमें क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। अच्छा, ये तो क्या हो गया, हमारा जाइलम हो गया। अच्छा, अब देखो, अब हमने क्या बोला, दूसरा चीज क्या है, फ्लोएम। जाइलम जल, फ्लोएम फल, याद रखना, जाइलम से जल का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम से फल का, फल क्या है, फूड। ठीक है, कर्म का फल मिलेगा, तो फ्लोएम से किसका ट्रांसपोर्ट होता है, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, जैसे फ्लोएम से फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या होगा, देखो अब ये देखो फूड मटेरियल बनता कहाँ है,
हमारी सुंदर सी लीफ में बनता है। और मैंने तुमको क्वेश्चन भी दिया था ना आज सुबह या कल सुबह, मैंने तुमको टेलीग्राम के ग्रुप में क्वेश्चन दिया था कि वो कौन सी साइट है लीफ के अंदर जिसके अंदर काय की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। काफी बच्चों ने उसमें, किसी ने माइटोकॉन्ड्रिया में टिक किया है, किसी ने साइटोप्लाज्म में टिक किया है, गलत चीज है वो, ठीक है। मैंने तुम लोग को फर्स्ट दिन पढ़ाया भी था। क्या पढ़ाया था? तुम जितने भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ, आई होप तुम में से किसी ने गलत ना किया हो, कोई और बच्चे हो, ठीक है। अगर तुम लोगों ने उसे गलत किया तो फिर तो यही कैमरे से घुस के मार पड़ेगी तुमको, ठीक है। तो हमारे सेल के अंदर क्या होता है, एक हमारी लीव्स में क्या होता है, लीव्स में क्या, प्लांट की जितनी भी सेल होंगी, ठीक है, प्लांट बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है, प्लांट सेल बोलते हैं जिनको, उसके अंदर एक अलग सा ऑर्गेनल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जब आगे अगर हायर क्लासेस में ये रहा, बायोलॉजी रही, तो पता चलेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, उसके अंदर के अंदर भी कुछ चीजें होती है जहां एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो कि जो लीफ की सेल्स होती हैं, लीफ की सेल्स में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि लीफ की सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो एक्टिव रहता है, ठीक है। बाकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट होकर या तो क्रोमोप्लास्ट बना लेगा या तो ल्यूकोप्लास्ट बना लेगा। ये क्लोरोप्लास्ट जब हम अगर सेल और सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं बताऊंगी क्लोरोप्लास्ट भी बहुत अलग अलग तरीके से प्रेजेंट रहता है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ लीफ हरी दिखाई देती है और हम बोलते हैं कि हम पूरी प्लांट, सारी प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। अगर सारी प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट अपने ही फॉर्म में प्रेजेंट है तो फिर पूरा प्लांट ग्रीन होना चाहिए ना। जिनमें पूरा प्लांट ग्रीन होता है उसमें हर सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक्टिव है, और वो हर सेल फोटोसिंथेसिस कर रही है, उसमें ऊपर नीचे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिसमें नहीं है, जिसमें जैसे जो लार्जर ट्रीज है उनमें क्या है, सिर्फ लीव्स ग्रीन है, बाकी सब वुडी हो गया है, ठीक है। उसके अंदर आप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, अपने एक्चुअल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है। वो क्रोमोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट वगैरह में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। लेकिन लीफ के सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, फोटो मैं फोटोशूट कह रही थी और मेरे हाथ से स्पेलिंग भी फोटोशूट ही आ रही है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, सॉरी लीफ के अंदर सेल्स में कौन सा ऑर्गेनल होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सेल नहीं है, ठीक है, सेल के अंदर एक अंग है, सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, कोशिकांग कहते हैं जैसे हिंदी में। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जल्द फटाफट अपने मन में भी रिवाइज करो, मुझे भी बताओ क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और साथ ही साथ किसका, ऑक्सीजन का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना। यही ऑक्सीजन हम भी यूज कर लेते हैं। तो जो मेजर प्रोडक्ट हमको चाहिए वो क्या है, ग्लूकोज। अच्छा, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत जरूरी है, याद रखना इसको, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तुम्हारी आगे की पूरी सारी प्रोसेस में ग्लूकोज यूज होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो जो ग्लूकोज होता है, जो हमारे सेल में, हमारी नहीं प्लांट की सेल में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम उसको, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जो बन रहा है वो ग्लूकोज, अब क्या करना है, इस ग्लूकोज को प्लांट के हर सेल तक पहुंचाना है, ठीक है। प्लांट ग्लूकोज सिर्फ हमें देने के लिए नहीं बना रही है, उनको अपनी भी जिंदगी भी आ रही है, ठीक है। उनकी बॉडी में भी क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। अब अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा तो उसके लिए उसे हमारी बॉडी की हर एक सेल तक जाना पड़ेगा। जैसे हमारी बॉडी के हर एक सेल तक जाना पड़ेगा, वैसे प्लांट की बॉडी की भी हर एक सेल तक जाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि लीफ ने अपने लिए बनाया, अपना ब्रेक डाउन किया, अपना फूड ले लिया और मैं खुद से जिंदा रह सकता हूँ, मुझे और किसी ऑर्गेनिल की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लीफ ने जनरेट तो कर दिया, प्रोड्यूस तो कर दिया, अब उसको क्या करना है, हमारी बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाना है। उसके लिए एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम। ठीक समझे, ये क्या है, हमारा प्लांट का फ्लोइंग वाला पार्ट है।
अब जैसे जाइलम में था वैसे ही क्या होता है, फ्लोएम में भी होता है। अब देखो एक बात ध्यान देना कि जो फ्लोएम होगा उसके अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट सिर्फ ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। फूड का ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में होगा। एक बार ये ड्राइंग अच्छे से बना लो। ठीक हो गया। तो देखो फ्लोएम में क्या हुआ, प्लांट की जो सेल्स हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उन्होंने फोटोसिंथेसिस की ग्लूकोज बना दिया। लेकिन अब हमारे जो प्लांट है उसने क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह इसी ग्लूकोज को ट्रांसफर करना है, लेकिन ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है प्लांट। तो वो क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में, ठीक है। तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखो स्टार्च क्या करेगा, वाटर या फिर अलग जो लिक्विडी पार्ट है उसके साथ में मिक्स होगा और एक सेमी लिक्विड सा क्या बना देगा, सब्सटेंस बना देगा। उसमें क्या है, स्टार्च है, उसके अलावा अलग अदर चीज़ें हैं, जैसे प्लांट्स में भी हार्मोन वगैरह होते हैं, उन सबको भी तो एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाना है। ये सब चीज़ें भी क्या आएंगी, इसी में आएंगी, इसी में मिल जाएंगे। और क्या होगा देखो, अब वही फिर से ये लीफ थी, लीफ के पास ये सेल था, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है इसका, ये क्या इसका क्लोरोप्लास्ट है। अब मान लो ये वाली एक सेल है जिसको क्या है, फूड मटेरियल की दरकार है इसे, ठीक है, इसको फूड मटेरियल चाहिए। तो क्या होगा देखो, इस सेल में क्या है, फिर से वही फूड मटेरियल नहीं है, यानी कि फूड मटेरियल का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, उसकी सांद्रता कम है। तो क्या होगा, इस सेल के पास हो सकता है कि फूड मटेरियल, तो ये क्या करेगी, इसको दे देगी, ठीक है। अब ये जाइलम की सेल्स हैं सारी, ठीक है, इसने इसको दिया, अब इसके पास क्या हो गया, कम हो गया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इन्होंने आपस में एक दूसरे को देते गए, लास्ट में कहाँ पहुँच गए, जिस सेल में फूड बना था लीफ की सेल में, उसके बगल वाली सेल में क्या हो गई, अब ये वाली सेल में कम है, तो इसमें क्या होगा, उस सेल से स्टार्च कहाँ जाएगा, इस सेल में आ जाएगा, फिर यही आगे जाते रहेगा। इस तरीके से क्या होगा, प्लांट के हर एक पोर्शन में चले जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखना, यहाँ क्या हुआ है देखो, इस लीफ में बना था ना, तो फूड मटेरियल कौन से डायरेक्शन से गया, इस डायरेक्शन से आ गया इधर। अब इसके अलावा सिर्फ एक सिंगल लीफ तो है नहीं, हमारे पूरे प्लांट के पास में दूसरी भी लीफ है, उस लीफ में यहाँ बना, इस लीफ से कहाँ गया, यहाँ के रास्ते, मान लो इस सेल को चाहिए था तो यहाँ। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये वाला नीचे की तरफ को जा रहा है, ये वाला ऊपर की तरफ को जा रहा है। इसका मतलब क्या समझे, फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्ट है ना वो यूनी डायरेक्शनल नहीं होता, क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। प्रोसेस की तुम्हें उतनी जरूरत नहीं जितनी तुम्हें ये बात समझने की जरूरत है। ये यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल के ही वजह से मैंने तुमको ये दोनों जाइलम और फ्लोएम के अंदर ये चीजें बताई हैं। क्या होगा देखो, बाई डायरेक्शनल का मतलब समझो कि दोनों डायरेक्शन में हो रहा, अपवर्ड्स भी जा रहा है और डाउनवर्ड्स भी जा रहा है। अगर नीचे की लीव्स हैं तो वो ऊपर को भी खाना दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने से नीचे को देंगे, ठीक है, वो ऊपर प्लांट के टिप तक खाना दे सकते हैं। क्योंकि क्या होगा देखो, जैसे ये यहाँ आ गया, ये भी यहाँ आ गया, अब इसमें कॉमन है, ये किसी का नहीं, ना इसका ना इसका, ये कॉमन प्लांट का है। अभी कहीं भी जा सकता, चाहे ऊपर जाना चाहे नीचे जाना चाहे, ठीक है। तो ऐसे ही लीव्स बहुत सारी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सबसे रूट के नज़दीक वाली लीव प्लांट के टिप वाले को फूड दे रही हो, तो ऊपर नीचे कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसलिए फ्लोएम में डायरेक्शन क्या है, बाई डायरेक्शनल। जाइलम में क्या डायरेक्शन है, यूनी डायरेक्शनल। इन दोनों चीज़ों, इस एक पॉइंट को, इन दो बातों को अपने दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है, इसको भूलना मत, ठीक। ये क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, ये क्वेश्चन इजी होने के साथ साथ कंफ्यूजिंग भी लगता है, इसीलिए ये क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक है। इसलिए ध्यान देना इन चीज़ों को, ठीक। ये तो हो गया हमारा प्लांट्स में क्या है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होंगे, फ्लोएम के थ्रू
फूड मटेरियल जो किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होने वाला है, स्टार्च के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होने वाला है, वो ट्रांसपोर्ट होगा। और ध्यान देना फूड मटेरियल के स्टार्च के साथ साथ जितने भी एंजाइम, हार्मोन, जो भी चीज़ें चाहिए वो सब भी उसी के साथ ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। प्लांट में भी हर सेल नहीं बनाती है। और एक बात याद रखना, प्लांट में विटामिन का फॉर्मेशन खुद से होता है, ठीक है। यानी कि प्लांट सेल्स खुद विटामिन बना सकते हैं, जितने भी तरह के विटामिन है। अगर आगे टॉपिक रहेगा तो विटामिन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतनी बात याद रखो कि प्लांट अपने लिए फूड भी खुद बना सकती है और विटामिन भी खुद बना सकती है, लेकिन ह्यूमंस ना अपने लिए खुद फूड बना सकते हैं और ना ही विटामिन बना सकते हैं, ठीक है। हमसे जो लोअर हैं, बहुत नीचे नीचे आर्थ्रोपोड्स वगैरह, वो बना सकते हैं विटामिन, सिर्फ हम नहीं बना सकते, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे कि रेस्पायरेशन कैसे होता है। देखो मैंने क्या बोला, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो हमारी बॉडी के या फिर प्लांट की बॉडी के, चाहे किसी की भी बॉडी हो, उसके हर एक सेल तक जाने चाहिए। और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मैंने जब डाइजेशन बढ़ा रही थी उस टाइम पे मैंने जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था, मैंने बोला था जैसी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है सेम उसकी जस्ट अपोजिट किसकी रिएक्शन है, रेस्पायरेशन की रिएक्शन है। अच्छा अब देखो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, फटाफट और बताओ। बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, बैलेंस तुम बताओगे। कैसे बैलेंस होगी बताओ ये। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करो तो बैलेंसिंग में क्या होता है, कार्बन यहाँ कितने हैं 6, तो कार्बन के आगे 6, ऑक्सीजन कितने हैं 12, तो H2 के आगे भी ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन 12 है, तो हाइड्रोजन के आगे भी, वाटर के आगे भी क्या लगेगा 6 लगेगा। अब कौन सी एक चीज़ रहेगी जो बैलेंस नहीं है, वो है ऑक्सीजन। 6 तो यहाँ है लेकिन वहाँ टोटल कितने हैं गिनो तो 18 है टोटल, तो ठीक है यहाँ साइड भी क्या जाएगा 6। रिएक्शन क्या हो जाएगी 6CO2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल्स टू C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। ठीक हो गया। अब आगे देखो, ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है इसके जस्ट अपोजिट क्या बनेगी, अब हमारी रेस्पायरेशन की रिएक्शन बनेगी। तो रेस्पायरेशन ये काहे की रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। रेस्पायरेशन की रिएक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगी, यानी कि कितनी होगी C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, रेस्पायरेशन की रिएक्शन है। रेस्पायरेशन कौन सा, एरोबिक रेस्पायरेशन। अब एरोबिक आ गया बीच में, ये क्या है, रेस्पायरेशन तो हम समझ गए फूड का ब्रेकडाउन है, ठीक है। रेस्पायरेशन में क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन होना है, फाइनल डेस्टिनेशन है ये, ठीक है। ये क्या है, सेलुलर रेस्पायरेशन है। लेकिन क्या होगा, इसके लिए हमको क्या चाहिए पड़ेगा, ये ऑक्सीजन चाहिए पड़ेगा। दूसरी चीज़, हमारे सेल में क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, जिसको हम अपने सेल के पास में नहीं रख सकते। ये क्या है, टॉक्सिसिटी पैदा कर देगा हमारे लिए। और टॉक्सिसिटी क्या है ये भी बताऊंगी मैं अभी तुम लोगों को, ठीक है। क्या टॉक्सिसिटी पैदा करता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों नहीं रह सकता हमारे बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर हज़ारों अलग अलग चीज़ें रहती हैं, तो फिर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इतना भेदभाव क्यों हो गया कि इसको घर से बाहर निकालना पड़ गया, ठीक है। बन तो ये वहीं रहा था ना, ये तो उसका घर था, ऑक्सीजन आया था बाहर से, क्यों, ठीक हो गया। तो क्या हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये बन रही है, हमने इसको बॉडी के बाहर निकालना है, और ऑक्सीजन क्या हो रही है, हमको चाहिए पड़ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको बाहर निकालना, उसको हमारी बॉडी के अंदर लाना, उसके लिए एक अलग सी मैकेनिज्म, एक अलग सी प्रोसेस काम करती है, जिसको हम बोलते हैं
ब्रीदिंग, कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन एक ही तो बात है, हम सांस ले रहे हैं उसको ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। कॉमनली हम इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं, सांस ले रहे हैं ना तो हम इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं, और यही जो सिस्टम है इसी को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में रेस्पिरेशन के अंदर दो चीजें हैं, कौन कौन सी? एक तो ब्रीदिंग, दूसरी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अगर तुम हिंदी में बोलोगे तो रेस्पिरेशन को भी श्वसन ही बोलेंगे, BR, तब से मैं सोचूं क्या स्पेलिंग गलत हो रही है इसमें, BREA होती है, ठीक है। अगर रेस्पिरेशन को बोलोगे हिंदी में तो उसको भी श्वसन ही बोलोगे, ब्रीदिंग को बोलोगे तो उसको भी क्या बोलोगे? श्वसन ही बोलोगे। लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन थोड़ी सी अलग चीजें हैं। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के अंदर आने वाली एक प्रोसेस है, ठीक है, उसके साथ साथ सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक समझे। अब देखो हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है। इसके लिए हमने ब्रीदिंग की प्रोसेस को अंजाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ब्रीदिंग की प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये भी सब कुछ बताएंगे। उससे पहले एक चीज जान लो, जो मैंने ये एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा है इसका क्या मतलब है, ठीक है। क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक के अलावा कौन कौन सा रेस्पिरेशन होता है, ठीक। तो देखो क्या है, जो हमारा ग्लूकोज है ना, इसको हमने सिंपली तोड़ करके क्या करना है? एनर्जी चाहिए हमको कोई मतलब नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बने ना बने, वाटर बने ना बने, हमें सिर्फ क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इससे हमने बनानी है एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो फॉलो करनी पड़ेगी। ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब क्या है? साइड प्रोडक्ट है, अलग अलग से बन जा रहे हैं। हमारा मेन मोटिव है एनर्जी, ठीक है। तो इसके साथ भी यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं? एनर्जी लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी बनाने के लिए दो चीजें हो सकती है, या तो क्या? या तो मेरे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, या तो ऑक्सीजन क्या हो? एब्सेंट हो। दो ही चीजों में तो हो सकता है ना ऐसा, या तो ऑक्सीजन क्या हो? प्रेजेंट हो, या तो ऑक्सीजन क्या हो? एब्सेंट हो। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? देखो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उस टाइम पे क्या होता है? यही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, सिंपल फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के अपोजिट रिएक्शन बनेगी और हमारे पास CO2 प्लस H2O निकल के आ जाएगा, और इसमें निकलती है ढेर सारी एनर्जी। एनर्जी किससे दिखाते हैं हम? ATP से। फुल फॉर्म क्या है इसका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ATP हमारा एनर्जी का मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होता है? एडिनोसिन के साथ साथ 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, ठीक है। और यही 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में से मान लो ये मॉलिक्यूल टूट गया तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा। इसके बॉन्ड के टूटने से एनर्जी निकलती है, फिर दोबारा ये बॉन्ड बन जाता है, उसमें हमको एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करते हैं ATP के अंदर। जब हमको चाहिए तोड़ करके ADP बनाएंगे और एनर्जी ले लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगी, इसमें बहुत सारी एनर्जी बनती है। कितनी बनती है? 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है। लेकिन जब ऑक्सीजन अब्सेंट होता है ना, तब ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, या इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल होता है। तो तब क्या है? इथेनॉल बनता है। एक तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH, और साथ ही साथ क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कब? जब ऑक्सीजन बिल्कुल पूरी तरीके से एब्सेंट, ठीक है, उस टाइम पे इथेनॉल बनेगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट तो थी लेकिन उतनी अमाउंट में प्रेजेंट नहीं थी जितनी हमको चाहिए थी। तो उस टाइम पे एक में तो क्या होगा, ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट है, इसमें बिल्कुल है ही नहीं। दूसरी क्या होती है, जिसमें लेक है, कमी है ऑक्सीजन की। कहाँ होती है कमी, कैसे होती है? देखो जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारी मसल्स बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस टाइम पे। लेकिन
अब हमारी ब्रीदिंग भले ही थोड़ी फास्ट हो जाती है, उस टाइम पे हम तेज तेज सांस लेने लगते हैं, लेकिन इतनी भी तेज नहीं ले पाते कि हमारी मसल्स को सफिशिएंट अमाउंट में क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। तो वहां पर क्या हो जाती है, थोड़ी सी ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या बन जाता है, सॉरी, उस कंडीशन में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, तो ये जो लैक्टिक एसिड होती है ना, ये कहाँ बन जाती है, हमारे मसल्स में बन जाती है। इसी की वजह से हमको मसल्स में क्या होती है, थकान वगैरह होने लगती है। ठीक है, तो अब जब हम बोल रहे हैं इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं एरोबिक, और जब हम बोलते हैं ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो हम बोलते हैं एनेरोबिक। ध्यान देना, जो भी ऑर्गेनिज्म एरोबिक तरीके से अपना क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, उनको बोलेंगे एरोबिक ऑर्गेनिज्म। जो एनारोबिक तरीके से करेंगे उनको बोलेंगे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। ये कंडीशन कब होती होगी, जब हमारी अर्थ में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। उस टाइम पे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सब क्या थे, एनरोबिक ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, या तो फिर मान लो कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ रहते हैं, अभी भी ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की बिल्कुल डेफिशिएंसी है, जैसे समुद्र की बहुत नीचे गहराइयों पर रहते हैं जहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो उस कंडीशन में वहां पर कौन से बैक्टीरिया बनते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते हैं, वो एनारोबिक होते हैं। ठीक है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है अपने फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो बिना ऑक्सीजन के भी अपना काम चला लेते हैं। अभी मत बोलना कि कार्बन डाइऑक्साइड और ये OH का ऑक्सीजन कहाँ से निकला, ग्लूकोज के फॉर्मूले में ऑक्सीजन होता है कहीं पर, कहाँ पर होता है, लास्ट में होता है O6 होता है। ठीक है, उसी में से ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये इथेनॉल का क्या निकला है, ऑक्सीजन निकला है। ठीक है, अच्छा आप सोचो कैसा होता होगा, जो ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है इनमें क्या होता होगा, खुद ही बॉडी के अंदर अल्कोहल बन जा रहा है, खुद ही अल्कोहल का सेवन कर ले रहे हैं और नशे में झूम रहे हैं। क्यों, नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ हमारी बॉडी के साथ ही होता है। इनके लिए ये क्या है, वेस्ट मटेरियल, ये इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं चाहिए इनको, सिर्फ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर लैक्टिक एसिड वाली कंडीशन में क्या होगा, वो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में जमा हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसका ब्रेक डाउन होगा, हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा और हमारी शरीर की थकान दूर हो जाएगी। तो ये तो क्या हो गया, रेस्पिरेशन कितने तरीके से होता है। अब हम पढ़ेंगे किसमें रेस्पिरेशन, पहले किसमें पढ़े, प्लांट्स में या ह्यूमंस में, चलो पहले ह्यूमंस में ही पढ़ लेते हैं, फिर कैसा, प्लांट्स में फिर पढ़ लेंगे, अभी ह्यूमंस में देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ह्यूमंस में रेस्पिरेशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो कौन सी जगह है जिससे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, वो कौन सी जगह है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है। हमारी स्किन हल्की फुल्की अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर लेती है, वही डिफ्यूजन वाली प्रोसेस, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन हमारी स्किन उतना डिफ्यूजन नहीं करती है, प्लांट की स्किन करती है। ठीक है, प्लांट की जो सेल्स होती हैं वो करती हैं, उनमें एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है जिसे लेंटिकल्स बोलते हैं, वो हम अभी जब प्लांट में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल एनिमल्स में या ह्यूमंस में क्या होता है, स्किन के थ्रू ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस, या फिर क्या बोलेंगे इसको, गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस, ट्रांसपायरेशन तो प्लांट्स में होगा, स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज या फिर ब्रीदिंग की प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, तो हमारे में क्या होता है, एक अलग से पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है कुदरत के द्वारा, जिसमें क्या होगा, देखो फिर से वही इंसान का सुंदर सा चेहरा, ये माथा है, ये आँख है, चलो ज़्यादा सुंदर नहीं रहा लेकिन चल जाएगा, इतना हमारा काम का हो जाना चाहिए, बाकी सब चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, देखो एक्सटर्नल ओपनिंग, जहां से गैसेस हमारी बॉडी के अंदर और बाहर जाएंगी, वो एक्सटर्नल ओपनिंग क्या है, नोज है। ठीक है, नोज से क्या होगा, गैसेस हमारी बॉडी के अंदर और बाहर जाएंगी। नोज के अंदर एक जगह होती है, बताया था मैंने तुम लोगों को, याद होना चाहिए वो चीज,
यहाँ पर भी तुम्हारा एक क्वेश्चन बना था, अभी बताओगे मुझे क्या बना था वो क्वेश्चन, क्या था उसका आंसर? ये चीज़ डाइजेशन में भी पढ़ी थी हमने। 2 क्वेश्चन जो थे यहाँ पर से। ठीक है, अब चलो देखो, ड्राइंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान किस बात पे देना है कि मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है, उस पर ध्यान दो। अच्छा, ये नोज है ना, नोज या फिर क्या बोलेंगे, ये नोज है, और ये जो ओपनिंग होती है इसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या नाम है इनका? नॉस्ट्रिल्स। और ये जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, गैप होता है, ये वाला गैप। इस गैप का नाम क्या है? नेजल कैविटी। ठीक है, नोज के अंदर है तो क्या बोलेंगे इसको हम? नेजल कैविटी है। अब देखो क्या होगा, नॉस्ट्रल से क्या क्या हमने ऑक्सीजन का इनटेक किया, हमने जब ब्रीदिंग करी, या एयर का इनटेक किया, ऑक्सीजन नहीं कहेंगे हम, एयर का इनटेक किया, और वो कहाँ एंटर हो गई? नेजल कैविटी में एंटर हो गई। नेजल कैविटी के बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं बताओ? फेरिंग्स। इसके लिए मैंने और भी एक नाम बताया था, क्या था? कॉमन पाइप। ठीक है, अब देखो फेरिंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन यानी कि एयर और साथ साथ फूड दोनों ट्रेवल करते हैं, ये सब कुछ हमने डाइजेशन में पढ़ लिया था। अब ये बताओ, ये तो ऑक्सीजन थी मान लिया मैंने, ये क्या था? फेरिंग्स था मान लिया मैंने। ये बताओ ये चीज क्या है? ये चीज, ये जो यहाँ पर लटक रही है, इसका मैंने क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन टेलीग्राम पे आया था तुम लोगों का। इसका क्या बोलते हैं इसको? अल्वा। इसका काम क्या है? देखो, जब तुम खाना खाओगे ना, यहाँ से तुमने खाना खाया, तो उस टाइम पे ये क्या करेगी, इस नेजल कैविटी को क्या कर लेगी? कवर कर लेगी, ताकि खाना कहीं नाक में ना चले जाए। ठीक है, उसको कवर करने के लिए क्या यहाँ पर उल्वा है। उसके नीचे क्या आया? फेरिंग्स आ गया। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। ये क्या है? ये हमारे यहाँ पर गले पे होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाम वगैरह सब लिखने थे, इसीलिए मैंने क्या करा, तुम लोगों का थोड़ा नीचे बना दिया। कहाँ पर है? यहाँ पर है, गले पे। फेरिंग्स के ऊपर पे ये मैंने कुछ बना रखा है, इसका भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या होता है बताओ? ये ऑप्शन में था, मतलब किसी क्वेश्चन में। क्या है ये? इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस का फंक्शन क्या है? अब यहाँ पर जहां पर ये इपीग्लोटिस या फिर लैरिंग्स होता है ना, यहीं पर से क्या भी होती है? इसोफेगस भी होता है, जो क्या करता है? फूड पाइप है, फूड को लेकर के जाता है। अब क्या होगा, हमने खाना खाया और वो गलती से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चले गया, तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो लैरिंग्स है, जहां से विंड पाइप की ओपनिंग होती है, विंड पाइप जहां से खुलती है, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक ढक्कन लगा दिया। उस ढक्कन का नाम क्या है? इपीग्लोटिस। और उस ढक्कन का नाम, ये क्या करेगी, जब हम सांस ले रहे हैं तब तो ये ऊपर को रहेगी, फ्लैप कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और जैसे हमने खाना खाने लगे, ये फ्लैप क्या हो गया? कवर हो गया, ताकि लैरिंग्स के अंदर में कहीं फूड का कोई पार्टिकल ना चला जाए, जिससे हमको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक, ये तो है क्या? लैरिंग्स। लैरिंग्स का नाम क्या है? वॉइस बॉक्स। वॉइस क्या है? ये बॉक्स। इससे क्या होगी? वॉइस जनरेट होगी। मैं जो भी कुछ बोल पा रही हूँ ना, ये सब इसी लैरिंग्स की वजह से। इस लैरिंग्स में क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। हम लोग अंदर से जो जो एयर आती है ना हमारी, वो एयर अलग अलग क्या होती है? वाइब्रेशन की होती है। वो अलग अलग वाइब्रेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और उसी वाइब्रेशन के थ्रू ये जो लैरिंग्स होता है क्या करता है? आवाज निकालता है। ठीक हो गया। लैरिंग्स के बाद जो जगह है, इसका नाम है ट्रेकिया।
क्या जगह है ये? ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं हम? विंड पाइप। विंड पाइप है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एयर होगी। ट्रैकिया, अब ये ट्रैकिया ये वाला पोर्शन में, ठीक है। ट्रैकिया जैसे ही थोरेसिक रीजन में आया, थोरेसिक रीजन कौन सा होता है? ये वाला रीजन हमारा, थोरैक्स वाला रीजन, ठीक है, जहां तक हमारे पास क्या है, रिब्स प्रेजेंट है, वो वाला रीजन हमारा होता है थोरेसिक कैविटी। और उसके नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है, ऐसे करके। डायफ्राम से रिलेटेड भी कुछ चीज थी ना, ठीक। डायफ्राम क्या होता है ये समझाऊंगी, मैंने बताया भी एक बार पहले। तो ये क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया फिर क्या करता है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइस। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर डिवाइड होगी। ब्रोंकाई क्या है? प्लूरल है, ब्रोंक्यूल्स क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स फिर डिवाइड होंगे। प्राइमरी, जैसे मान लो ये सबसे बड़ी है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी। फिर जो इसके बाद डिवाइड होगी, जैसे एक डिवाइड होके दो बन गई ना, या तीन भी बनेगी, लेकिन ये फर्स्ट वाली से बनी है तो इनका नाम होगा सेकेंडरी। सेकेंडरी। प्राइमरी के लिए 1 डिग्री लिखते हैं, सेकेंडरी के लिए 2 डिग्री, टर्सरी के लिए 3 डिग्री, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी वाली और डिवाइड हुई तो कौन सी बन गई? टर्सरी बन गई। फिर और डिवाइड होगी, डिवाइड होते होते ब्रोंकाई क्या बन जाएगी? लास्ट में क्या बनेगी? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन गए। और जैसे ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनाना, यहाँ पर बनाती हूँ, डिवाइड होते गया होते गया होते गया, इसके बाद ये लास्ट में क्या बन गया? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल में एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से कनेक्टेड, इसका नाम होता है एल्वियोलाई। और यही जो एल्वियोलाई है, ये पूरा गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। जितना भी हमारे ब्लड के अंदर गैस आ रही है, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ रही है और हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड दूर जा रही है, ये सब कुछ किसका काम किया धरा है? एल्वियोलाई का किया धरा है, ठीक है। ये सारा काम कौन कर रही है? एल्वियोलाई कर रही है। अच्छा, तो फिर क्या होगा? देखो लास्ट में जो सबसे एकदम एंडिंग वाला पार्ट है ना इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो क्या है? एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई में क्या होगा? देखो ऐसा ये बैग है, ठीक है, इसमें बाहर पर सिर्फ एक सेल की क्या है? एक लेयर है, सिर्फ एक सेल की लेयर है। तो इसमें से क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ ऑक्सीजन है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी ना, वो क्या आ जाएगी? यहाँ ब्लड वेसल्स में आ जाएगी। और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी वो कहाँ चल जाएगी? एल्वियोलाई में चल जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। तो क्या होगा? देखो जैसे नॉस्ट्रल से आया एयर अंदर, नेजल पैसेज में, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर देखो ये जो एक ट्रैकिया ये डिवाइड हो जाएगा 2 लंग्स में, ठीक है। यहाँ तक ट्रैकिया हमारा एक ही है, फिर ये डिवाइड हो रहा है किसमें? 2 लंग्स में, एक राइट लंग, एक लेफ्ट लंग, ठीक है। और इसी लंग के अंदर ये फिर जो ब्रोंकिया या ब्रोंक्यूल्स को तुम ये डिवाइड होते जाएंगे और लास्ट में सबसे जो छोटा चीज बनेगा वो बनेगा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैसियस डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना कि हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर ईसोफेगस भी है हमारे पास और ट्रैकिया, दोनों चीजें। अब मुझे बताओ कि क्या हमने पढ़ा था कि ईसोफेगस को खुले रहने की जरूरत है हमेशा? ऐसा कुछ बात हुई थी? नहीं हुई थी ना, क्योंकि ईसोफेगस क्या होता है, उसके अंदर ईसोफेगस के अंदर क्या मटेरियल आता है? फूड मटेरियल आता है। और जब ये फूड मटेरियल ईसोफेगस के अंदर आता है तो उसके अंदर कुछ वॉल्यूम होता है। जैसे वो चीज़ हमारे अंदर जाएगी तो वो अपने लिए रास्ता बना लेती है ईसोफेगस में, ठीक है। और उसमें कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्सिस होती है, जिसके थ्रू वो फूड मटेरियल नीचे को आता है। तो समझ लो पाइप को खींचे रहे हो तो चाहे वो चिपक जाए चाहे वो खुल जाए, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन ये हमारा जो ट्रैकिया है इसके अंदर क्या है? गैस आ रही है। गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है नहीं, उसको पिचकाओगे पिच के रह जाएगी, उसको खोलोगे वो खुले रह जाएगी। और हम इतने जोर से या इतने प्रेशर से सांस नहीं ले सकते हैं कि अगर ट्रैकिया कोलैप्स्ड है तो वो हमारे सांस लेने की उस एयर की प्रेशर की वजह से खुल जाएगी। इतने प्रेशर से हम सांस नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत प्रेशर से सांस लो और ट्रैकिया कोलैप्स हुई तो वो खुल जाए, लेकिन उतने प्रेशर से हम सांस नहीं ले सकते। इसलिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि जो ट्रैकिया है ना, ये पाइप की तरह बना रहे, इसके अंदर हमेशा एक होल या एक पैसेज बना रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ट्रैकिया कोलैप्स हो जाएगा तो फिर हम उसको दोबारा खोल नहीं सकते, हम दोबारा सांस नहीं ले सकते, हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से कितना अच्छा सिस्टम बनाया नेचर ने, इसमें लगा दी सी शेप की कार्टिलेज की
रिंग। याद रखना ये पूरी सर्कुलर रिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसा पूरा गोलन है, ऐसी है, सी शेप्ड है। और अगर इतना ट्रैकिया इसने सपोर्ट दे रखा है, इतना छोड़ भी देगा तो ये कोलैप्स नहीं होने वाला इसके, ठीक है। तो कैसी शेप की है, सी शेप की कार्टिलेज की रिंग है। अच्छा, कार्टिलेज क्या है, बोन से एक थोड़ा सा कम स्ट्रांग होता है, लेकिन बोन के जितना हार्ड नहीं होता, ठीक है, सॉफ्ट बोन कह सकते हो तुम उसको। तो कार्टिलेज ने क्या किया, कार्टिलेज इसके जो ट्रैकिया की जो वॉल थी उसके साथ में कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड होने की वजह से इसने क्या किया, ट्रैकिया की वॉल को होल्ड करके रखा है, वो गोल शेप में अपना बनी है, वरना क्या हो जाती, कोलैप्स आती। तो ट्रैकिया के साथ साथ ब्रोंकियाई और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, वहां तक होगा, ठीक है। कहां तक होगा, ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल बोल रहे हैं ना, यहाँ पर तक का भी सी शेप्ड की कार्टिलेजिनस रिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं होगी, अगर यही बंद हो गया तो एल्वियोलाई में एयर नहीं जा सकती, ठीक है। तो यहाँ तक भी जानी चाहिए हमको। अच्छा, तो अब हम एक फ्लो चार्ट बना करके देखते हैं कि एयर कहाँ से कहाँ जाती है, एयर पैसेज क्या है, एयर पाथवे क्या है। जैसे हमने फूड का बनाया था वैसे ही हम किसका भी बनाएंगे। इतना बोर्ड हिल रहा है ये, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा रे। देखो क्या हम क्या देखते हैं, अब पूरा पाथवे देखेंगे, ठीक है, किसका, एयर का। एयर किस तरीके से, उसका कौन सा पाथवे है, अब हम उसको देखते हैं कहां से कहां जाती है। तो सबसे एक्सटर्नल क्या है, नॉस्ट्रिल। उसके अंदर क्या आ गई, नेजल कैविटी। मेरे साथ साथ बोलते जाना, ठीक है। आज हम सिर्फ पाथवे पढ़ेंगे, मैकेनिज्म इसकी कल को पढ़ेंगे क्या होती है। नेजल कैविटी के अंदर क्या आया, फेरिंग्स। मेरी आवाज सुनो आंख बंद करके, मन में रिवाइज करते रहो, जैसे मैं बोलूं उससे पहले तुम्हारे मन ने बोलना चाहिए, ठीक है। फेरिंग्स के बाद में क्या आएगा, लैरिंग्स। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एपिग्लॉटिस, ठीक है। लैरिंग्स के बाद में क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद में क्या है, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में सब आ गए, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब। टर्मिनल लास्ट में आया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और उसके बाद लास्ट में आया एल्वियोलाई, ठीक है। ये पूरा क्या आ गया हमारा, नेजल पैसेज है ये, सॉरी नेजल पैसेज नहीं, हम एयर पाथवे बोल सकते हैं इसको, एयर पाथवे, कहाँ से कहाँ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये एल्वियोलाई को बोलते हैं हम डिफ्यूजन सरफेस। क्यों, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर क्या हो रहा है, गैसों का डिफ्यूजन हो रहा है, किसके साथ में, ब्लड के साथ में। इसके अलावा जो ये पूरा पोर्शन है ये क्या करता है, देखो ये एयर को कंडक्ट करके लाता है एक्सटर्नल टू एल्वियोलाई, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंडक्शन सरफेस। ये सिर्फ क्या कर रहा है, एयर को कंडक्ट करके ला रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कहीं पर भी गैसेस डिफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा, सब जगह हो रहा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, एल्वियोलाई में होगा। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है। कंडक्टिंग पैसेज भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहो तुम लोग। याद रखना कंडक्टिंग सरफेस के कुछ सारे मेन फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, एयर के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर डस्ट आ सकती है, और हमारे बॉडी के और हमारे एल्वियोलाई के अंदर अगर एक बार डस्ट आ गई, इन्फेक्शन होने से कोई नहीं बचा सकता, लंग खराब होंगे, इंसान की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उस जो डस्ट पार्टिकल आ रहे होते हैं ना, उसको हमने अपनी बॉडी के अंदर नहीं आने देना है। इसलिए कभी भी क्या होगा, देखो जब भी बहुत सारी डस्ट पार्टिकल होगी तो इंसान की घुटन होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर डस्ट चली जाएगी अगर एक्सेस हो जाएगी, तो नहीं, हमारे अंदर डस्ट नहीं जानी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करते हैं, बाहर जो एयर का टेम्परेचर है वो अलग है, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर अलग है। सर्दियों के मौसम में बहुत ही ठंडी हवा आती है, हमें यहाँ ठंडा लगता है गले में,
गर्मियों के मौसम में गर्म हवा रहती है, तो उसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर में लाना है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी के टेम्परेचर तक वो नहीं आई तो हमारी बॉडी के फंक्शंस को खराब कर देगी वो, ठीक है। तो कंडक्शन वाले का क्या क्या काम है, एक तो डस्ट को हटाना है उसने, दूसरा हमारे बॉडी के टेम्परेचर तक लाना है, साथ ही साथ एयर में बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, ठीक है। उन सबको भी क्या करना है, उसने किल करते जाना है, ताकि एल्वियोलाई तक कुछ ऐसा ना पहुंच सके जिससे हमें प्रॉब्लम हो। कभी अगर गलती से फूड पार्टिकल चले जाता है इसमें तो हमें खांसी होती है, क्योंकि हमारे लंग्स को चाहिए ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करना उसने, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा एयर का पाथवे है। फटाफट से एक बार देख भी लो, लिख भी लो अगर लिखना है तो, ऐसे अपने मन से लिखो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये सब कुछ जो भी चीज़ें हैं, ये सारे ब्रोंक्यूल्स और सारी एल्वियोलाइज, एक ही एल्वियोलाई नहीं होगी, ठीक है, बहुत सारी छोटी 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 ढेर सारी एल्वियोलाई होंगी, और इन एल्वियोला को लिपट के कौन रखता है, ब्लड वेसल लिपट के रखती है इनसे चारों तरफ। अब ये सब कुछ किसके अंदर होता है, लंग्स के अंदर होता है। हमारे पास कितने लंग्स हैं, 2 लंग्स है। कहाँ है ये, थोरेसिक कैविटी के अंदर। स्ट्रक्चर कैसा होता है लंग्स का, एक लंग ऐसा है और दूसरा, ये ज्यादा बड़ा बन गया यार, छोटा होता है ये थोड़ा सा, ठीक है। कौन कौन सा लंग है, लेफ्ट लंग और राइट लंग, ठीक है, राइट लंग और लेफ्ट लंग, 2 लंग होते हैं हमारे। ये वाला है राइट लंग, ये है कौन सा, लेफ्ट लंग, ठीक हो गया। ये ऊपर से क्या आ रहा था हमारा, ट्रैकिया आ रहा था, ये डिवाइड हुआ 2 पोर्शंस में और क्या बन गया, ब्रोंक्यूल्स बन गया। यही ब्रोंक्यूल्स लंग के अंदर घुसे और लंग के अंदर डिवाइड होते 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 एल्वियोलाई तक बन गए। लंग के ऊपर क्या होता है, ऐसे करके क्या होता है, रिब केज होता है, ठीक है, जिसको प्रोटेक्टेड रखता है। लंग के नीचे क्या होता है, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या करता है, हमारे थोरेसिक कैविटी को हमारे एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है, अलग करके रखता है, ठीक है। हमारी बॉडी एकदम ऐसे खुली पुली नहीं है अंदर से, हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारे चैम्बर है, उन्हीं चैम्बर के अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स है, ठीक है। दूसरी चीज, जो हमारे लंग्स है इसके बाहर एक लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। कौन सी लेयर है वो, कौन सी मेम्ब्रेन है, उसका नाम होता है, अच्छा आज तुम्हारे लिए एक होमवर्क देती हूँ मैं, ये प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ के लाना घर से, ठीक है। अच्छा, आज हमने पूरा क्या पढ़ दिया, लंग कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। राइट लंग में ना 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। हालांकि ये उतना अभी इलेबोरेट नहीं है, लेकिन याद रखना राइट लंग के अंदर कितने होते हैं, 3 लोब होते हैं, इसके अंदर भी अलग अलग लोब होते हैं, ठीक है, अलग अलग बॉक्स होते हैं। लेफ्ट लंग के अंदर कितने होते हैं, 2 लोब होते हैं। तो हमने पूरा नेजल पैसेज पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन कैसी होती है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, और इस लंग्स के बारे में थोड़ी सी और डिटेल हम कब के पढ़ेंगे, अब कल पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। बाकी कुछ तो ऐसा स्पेशल जानने के लिए नहीं है। एल्वियोलाई से गैसेस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमने पढ़ना है। अब देखो, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे अंदर एयर जा रही है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, जब हम सांस छोड़ेंगे तो लंग्स का वॉल्यूम घटेगा। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये सब कुछ हम क्या करेंगे, कल की वीडियो में अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कल प्लांट में भी रेस्पिरेशन पढ़ लेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके।